हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी टेट स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सी टेट के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ टाइम बाद हमारे सी टेट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को पढ़ने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है या कंटेंट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है या सी टेट जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और जो हर बार पूछता भी है, उस बेस पर हम आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सी टेट का फेवरेट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जहाँ से मोस्टली हर बार 2 से या 3 क्वेश्चन आपके प्रोबेबली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के बाद आपको इस चैप्टर में सी टेट के पर्पज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अम्ल की। हमारे जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में तो खट्टे होते हैं और पानी में घुलने पर H पॉजिटिव आयन हमको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अम्ल की अगर प्रकृति पहचाननी है तो हम सबसे पहले उसको सॉल्यूशन करके देखते हैं उसका। ठीक है, अगर सॉल्यूशन के बाद वो हमारे H पॉजिटिव आयन देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो कैसे हैं, अम्ल हैं। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्षार की। क्षार जो होते हैं हमारे कड़वे होते हैं और OH निगेटिव आयन देते हैं पानी में घुलने पर। ठीक, फिर जो हमारे सॉल्ट होते हैं यानी लवण, ठीक है, इनका कोई खास स्वाद नहीं होता है अपना, और ये ना पानी में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं ना ही OH निगेटिव आयन देते हैं। ये प्रकृति में कैसे होते हैं, उदासीन। ठीक है, हम अपनी वीडियो जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, फिर हम बात कर लेते हैं पीएच पेपर की। पीएच पेपर पे जब पीएच स्केल पे जब हम मापते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 से 14 तक इसकी संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, पीएच की जो वैल्यू होती है वो 114 तक जो होती है, इसमें हम देखते हैं जो 7 नंबर होता है, जब ये पीएच वैल्यू किसी 7 के बराबर हो जाती है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाती है। हमारी जो रिएक्शन हो जाती है वो न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जब हम देखते हैं कि पीएच वैल्यू जब हमारी 7 से बड़ी होती है तो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है आपका, और जब पीएच वैल्यू हमारी 7 से छोटी हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, एसिड हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि सी टेट आपसे पूछ ही लेता है कभी कभी। देखिए गाइस, जब पीएच वैल्यू मान लीजिए हमने 3 लिया है और पीएच वैल्यू हमने 5 ली है, मोस्टली ऐसा ही होता है जब हमारी 7 के नीचे दी जाती है वैल्यू या तो 7 के ऊपर दी जाती है। ठीक है, हम दोनों एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि ये इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक, तो हमें कैसे पता करना होगा कि कौन सा ज़्यादा अम्लीय है कौन सा ज़्यादा क्षारीय है, सॉरी कौन सा कम अम्लीय है। ठीक, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए, जब हम 7 के वैल्यू अगर नज़दीक हो, ठीक है, जैसे कि 7 के कौन सा नज़दीक है, 7 के अगर नज़दीक चले जाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, तो हम देखेंगे जब 7 से नीचे की हमारी वैल्यू जो होती है वो हमारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो अगर हम 7 से नीचे जाएंगे तो 7 से नीचे जाने पर जो हमारे सबसे 7 से दूर पहुँचेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, 7 से नीचे की तरफ जाने पर हमारी जो एसिड होते हैं, ठीक है, जो हमारे अम्ल होते हैं वो सॉलिड होते चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें हमारा जो पीएच वैल्यू 3 है वो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगी। ठीक है, किसके मुकाबले, पीएच 5 के। ठीक, समझ में आया आपको। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पीएच 9 और पीएच 11। इसमें पूछ रहा है कि इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब 7 से नीचे जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता चला जाएगा, इसी प्रकार जब हम 7 से ऊपर जाते हैं तो हमारा 7 से ऊपर जाने पर 8 9 10, ठीक है, तो हमारा जो होता है उसमें क्या होगा, जो सबसे बाद में आएगी संख्या, ठीक है, जैसे 7 के बाद 8 9 और 10 फिर 11, तो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, 11। ठीक है, इसी के बाद 11 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा 12, 12 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा 13। ठीक है, ये सिर्फ 14 तक ही रहता है। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं, जैसे 7 के बाद 8 था हमारा, तो ये वीक हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो होता है वीक होता है, यानी 7 के आसपास वाले वीक होते हैं। ठीक, समझ में आया आपको। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं हम, जैसे पीएच का मान अगर हमारा कम आता है किससे 7 से, ठीक है, तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा।
और पीएच का मान हमारा अगर ज़्यादा आता है तो क्या होता है, आपका क्षारीय हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार सीटेट आपसे एग्ज़ाम में कुछ एग्जाम्पल देता है और उनकी पीएच वैल्यू भी कभी कभी पूछ लेता है। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। जो हमारे टीयर्स होते हैं, हमारे आंसू होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.4। ये कैसा है, हमारा 7 से बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसा क्षारीय, ये हमारा वीक है। ठीक, क्योंकि ये 7 के पास है। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं रक्त, जो हमारा ब्लड होता है, उसकी भी वैल्यू होती है 7.4। 7.4 मतलब ये क्या कैसा हो गया, ये हमारा क्षारीय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं आसुत जल। आसुत जल आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्पज से। तो हम देखते हैं आगे, इसमें इसमें कोई भी खनिज नहीं होता है। ठीक है, ये विद्युत का कुचालक होता है और ये पीने के योग्य नहीं होता है। ये जो होता है ना हमारा विद्युत का कुचालक होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिए अपने नोट्स में या याद कर लीजिए कि ये जो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है। ठीक है, इसकी इसी प्रकार नोट में लिखिए आप अपना, टैप वाटर यानी नल का पानी, ये क्या होता है, हमारा विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक, अब गाइस एक चीज़ आप और लिख लीजिए, जो भी हमारा होता है, जो हमारे सॉरी जी, देखिए अब हम बात करते हैं सूचक की। ठीक है, सूचक क्या होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ रंग बदलकर या सुगंध के तौर पर अम्ल, क्षार या लवण बताते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रकृति बताते हैं कि जो भी हमारा पदार्थ है वो कैसा है, अम्ल है, क्षार है या लवण है। जैसे बात कर लेते हैं फर्स्ट हम अपना लिटमस कागज, आपने सभी ने सुना होगा लिटमस पेपर, जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। ये ना दो कलर का होता है, एक ब्लू और एक रेड। इसका जो वास्तविक यानी जो इसका वास्तविक कलर होता है जिसमें हमें ये मिलता है, ठीक है, उसका क्या होता है, पर्पल होता है। उसके बाद ये ब्लू और रेड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम, जो पूछा जाता है सीटेट में, नीला लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे ही ध्यान रख लीजिए, सीधे सीधे पूछ लेता है सीटेट आपसे कि जो ब्लू लिटमस है ये हमारा एसिड है, एसिड के साथ मिलकर कैसा कलर देता है, हमारा रेड, और बेस में ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, बेस को हमारा चेंज नहीं करेगा ये नीला लिटमस पेपर। ठीक है, और जो हमारे अम्ल होते हैं ना, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका लिख लीजिए। जो हमारे अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक, फिर इधर देख लीजिए लाल लिटमस पेपर। ठीक, तो लाल लिटमस पेपर जो होता है वो हमारा एसिड के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, ये हमारे एसिड को चेंज नहीं करेगा, ये हमारे बेस को कैसे कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, देखिए जो हमारे क्षार होते हैं, ठीक है, जो हमारे बेस थे वो हमारे क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वो क्या, अम्ल क्या कर रहे थे, नीले लिटमस को लाल कर रहे थे, और क्षार क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सीटेट में। ठीक है, फिनोप्थलीन क्या होता है, ये ना रंगहीन होता है। ठीक है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता है। ये केवल और केवल क्षार के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देते हैं, गुलाबी और लाल। ठीक है, या तो गुलाबी देगा या लाल कलर देता है हमारा कौन सा, फिनोप्थलीन, वो भी किसके साथ मिलके, क्षार के साथ, और अम्ल में ये कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा जो हल्दी है, टर्मरिक, वो भी हमारा सूचक होता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, आप सबने देखा होगा अपने घरों में। तो ये क्या करता है, ये जो क्षार को ना लाल कर देता है, क्षार के साथ क्रिया करके हमारा लाल रंग देता है, और अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। आप लिख लीजिए, ना तो फिनोप्थलीन और ना ही हमारा टर्मरिक यानी हल्दी कोई भी क्रिया नहीं करता है, किसके साथ, अम्ल के साथ, ओनली क्षार यानी बेस के साथ या विक्रिया करके फिनोप्थलीन हमारा गुलाबी रंग देता है और हमारा हल्दी लाल रंग देता है। आपने सबने घर में देखा होगा कि जब हमारा सब्जी के दाग पड़ जाते हैं किसी भी कपड़े पर, तो हम उस पर साबुन लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो साबुन होते हैं उसमें भी क्या होता है, आपका बेस होता है। ठीक है, देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो सीटेट हर बार पूछता है आपसे, और इधर देख लेते हैं इसमें कौन से अम्ल आपके पाए जाते हैं। तो देखिए गाइस, जो हमारे खट्टे फल होते हैं यानी सिट्रिक
जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है हमारा, सिट्रिक अम्ल। ठीक, उसी प्रकार से टमाटर में हमारा क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक, इमली में हमारा होता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद पालक में हमारा होता है मैलिक अम्ल। और जो हमारे खाने की जो फूड्स की हम हमारे सुरक्षा करता है जो एसिड, उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा सिरका होता है उसमें हमारा एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH पाया जाता है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखना, जो हमारा चींटी काटती है, लाल वाली चींटी जो होती है जब हमें काट लेती है तो उसमें कौन सा, जो हमें जलन मचती है बहुत ज़्यादा, रेड हो जाता है स्किन, वो किस वजह से होती है, फॉर्मिक अम्ल की वजह से। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है मिथनॉइक। ठीक, याद रखिएगा। जो हमारा दही होता है, जो हम घर में दही जमाते हैं किड़वन के द्वारा दूध से जो दही बनाया जाता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम आगे। देखिए, जो हमारी मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है, क्रैम्प आ जाते हैं, जो लोग जिम करते हैं उनको पता होगा कि जो हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प पड़ जाती है, थकावट महसूस होती है, वो किसकी वजह से होती है, लैक्टिक अम्ल की वजह से। जो हमारा लैक्टिक अम्ल है ना, वो हमारी मांसपेशियों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में सिकुड़न हो जाती है। ठीक, याद रखना। हमारी जो बैटरी होती हैं, जो घर में प्रयोग की जाती है बैटरी, आपने देखी होंगी, उसमें कौन सा एसिड होता है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ठीक, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या हमारा गैस बनने लगती है, जिसे एसिडिटी बोलते हैं, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, HCl। और जो हमारा याद रखना गाइस, जो HCl होता है वो हमारा कहाँ से निकलता है, अमाशय से यानी स्टमक से। ठीक, इसी प्रकार बात कर लेते हैं आगे क्षार की। जो हमारे क्षार होते हैं, जिसमें देख लीजिए सीटेट पूछता है आपसे बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं आप, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसका सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है। ओके, इसके बाद आप देख लीजिए कि ये ना आग बुझाने के लिए बहुत काम में लाया जाता है। किसे, बेकिंग सोडा का प्रयोग आग बुझाने के काम में लाया जाता है। और आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, CO2। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारी प्रयोग में लाई जाती है आग बुझाने के लिए, याद रखिएगा। फिर हम देख लेते दूसरा, वॉशिंग सोडा। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आप देख लीजिए, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। फिर देखिए कास्टिक सोडा जो होता है वो आपका साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आपका सबसे ज़्यादा बार सीटेट में पूछा जाता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला भी कभी कभी दे देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, MgOH का होल ट्वाइस। जो हमारा होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, ये क्या करता है, हमारे जो HCl ज़्यादा बनने लगता है तो उसकी कमी को कम करने के लिए क्या करता है वो, एसिडिटी के रूप एसिडिटी को कम करने के रूप में हम आप किसका इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक, याद रखिएगा। जो हमारे एंटासिड्स हैं, ये वे दवाइयाँ होती हैं जो एसिडिटी को दूर करती हैं। ठीक है, इसमें आपको एक तो पता ही चल गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और दूसरा क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा, जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कभी कभी सीटेट पूछ लेता है आप लोगों से। जो हमारे एसिड और बेस होते हैं वो हमारा मर्ज करके यानी मिलकर क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। जो हमारे एसिड हैं और जो बेस हैं जब मिल जाते हैं आपस में, ठीक, तो हमारे क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। और ये जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है आपकी, उदासीन होती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन होती है। ठीक, इसके बाद जो हमारे एल्कली होते हैं ये वे क्षार होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक, और पानी में घुलने के बाद क्या देते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक, ये जो तत्व होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रिया कर लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। ठीक, एल्कली जो होते हैं पानी में घुलने पर आपको पता है, जो हमारे बेस होते हैं जो पानी में घुलते हैं तो OH आयन देते हैं। तो ठीक है, जब ये पानी में घुलेगा तो LiOH बन जाएगा, NaOH बन जाएगा और
KOH, इसे हम बोलते हैं लीडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हमारा होता है साबुन बनाने के काम में आते हैं। ठीक, फिर आगे देख लीजिए, सभी एल्कली जो होते हैं वो क्षार होते हैं, लेकिन जो सभी क्षार होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं। ठीक, ये आप याद रखिएगा। फिर हम देख लेते हैं कुछ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सीटेट के हिसाब से हमेशा ही पूछे जाते हैं। आपके 1-2 नंबर में मोस्ट प्रोबेबली है कि ये आपका पूछा ही जाएगा। ठीक, देखते हैं जो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो होते हैं ये सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से गैस में जाते हैं, गैस से फिर लिक्विड में आते हैं, और लिक्विड से फिर सॉलिड में जाते हैं। यानी क्या होता है, ये एक दूसरे से में चेंज होते रहते हैं। अब देखिए, जो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं। यानी आपको बताया था जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, फिर गैस से लिक्विड में। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं अपने रासायनिक परिवर्तन, ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जब ये रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल सॉरी, इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, किसी भी चीज़, जब कोई पदार्थ है तो कोई पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ में जब परिवर्तन करेंगे, अगर उसका रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें जो पदार्थ होगा वो नया सब्सटेंस बनता है। ठीक, वो इसके माध्यम से जो सब्सटेंस बनेगा वो नया बनेगा, और इसके जो गुण होंगे ना वो इससे अलग होंगे, और इससे थोड़ा बहुत इससे मिलते जुलते होते हैं लेकिन इससे अलग बनता है। ठीक, और ये रिवर्सिबल चेंज नहीं होता, इसके बाद अगर ये नहीं बन पाएगा। ठीक, सॉरी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल। ठीक, मौसम, सबसे पहले देख लेते हैं मौसम का बदलना, ये कैसा परिवर्तन है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक, बर्फ का पिघलना, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। पाचन क्रिया, ठीक, ये कैसा है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही में बदलना, रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, रासायनिक परिवर्तन। पानी का उबलना, भौतिक परिवर्तन। देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके लिए छांट के लिखे हैं। सीटेट इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपके लिए कहीं से नहीं पूछेगा, सिर्फ यही एग्जाम्पल रिपीट करता है हर साल। ठीक है, देख लीजिए, फलों का जो काटना होता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब हम फल काट लेते हैं तो वो दोबारा नहीं बनते हैं। ठीक, क्योंकि एक बड़ा फल होगा, जब हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तो एक जो उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमारे बड़े में परिवर्तित नहीं हो सकते। ठीक, जो हमारा ब्रीथिंग होता है वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक, जो हम सांस लेते हैं वो हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। चुंबक की तरफ लोहे की कील का आकर्षण, ये हमारा कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। पौधों की वृद्धि भौतिक प्लस रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना भौतिक प्लस रासायनिक परिवर्तन है। इसमें गाइस आप देख लीजिए, जो हमारी मोमबत्ती होती है, ठीक है, जो मोमबत्ती की हमारी लौ होती है, ठीक, जो जलती है। ठीक, ये क्या होता है, ये हमारा पूरी जब जल जाती है तो हमारे राख में परिवर्तित हो जाती है। क्या बन जाता है, राख। ठीक है, तो जब ये राख बन जाएगी हमारा, तो ये इससे राख में परिवर्तित हो रहा है, तो राख से तो हमारा दोबारा लौ नहीं बन सकती, तो हमारा कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार जब हमारी मोमबत्ती जलती है, ठीक है, मोमबत्ती के जलने के साथ जब हमारा ये पिघलती है, इसका मोम पिघलता है, तो ये इकट्ठा जमने लगता है, आपने देखा होगा। जब ये जमने लगता है तो इसके बाद हम इसे पिघला के दोबारा भी मोम में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारा कैसा हुआ, भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसकी लौ का जलना कैसा हुआ, रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए गाइस, इससे ज़्यादा एसिड बेस सॉल्ट से आपके में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।